राजस्थान में फिर से भाजपा सरकार बनानी है ना। राजस्थान में आप अदानी की सरकार चाहते हो या किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार चाहते हो? मुख्यमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते रहे, कुर्सी कैसे बचे। काम की कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। महंगाई राशि में गारंटी दी है और 7 गारंटी और दी गई जा रही है आपको, जो आपके पास में पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं सरोज कुमार। दर्शक में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, 2024 के आम चुनाव से लगभग 6 महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव काफी अहम हो गए हैं। दरअसल अपनी भू राजनीतिक स्थितियों के कारण इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम देश के राजनीतिक रुझान की तस्वीर पेश करने वाले हैं। इनमें भी राजस्थान सबसे अधिक अहम है। दरअसल देश के जिन 2 प्रमुख दलों के बीच 2024 का दंगल होना है, उनका सबसे बड़ा दांव यहीं लगा हुआ है। राजस्थान की रेत में ही देश के राजनीतिक धुरंधरों के कौशल की परीक्षा होनी है। यानी जिसने भी राजस्थान फतह कर लिया, समझिए दिल्ली पर उसका दावा मजबूत हो जाएगा। मित्रों, हम ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहे, इस कथ्य के पीछे ठोस तथ्य हैं और आज हम इसी सत्य पर चर्चा करेंगे। हम ये भी परखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रेगिस्तानी राज्य में चुनावी ऊंट किस करवट बैठने वाला है। दरअसल राजस्थान अपने चुनावी इतिहास, चुनावी मिथक और मिथक को तोड़ने को लेकर हो रही कोशिशों के कारण सबसे खास बन गया है। कारण और भी कई हैं जिन पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल उस मिथक को जान लेते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान पिछले लगभग 3 दशकों से देश के 2 प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा की राजस्थली बना हुआ है। खास ये कि 1998 से लेकर आज तक कोई भी सरकार यहां अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख पाई है। हर 5 साल पे सरकार बदल जाती है। यानी दोनों प्रमुख दल बारी बारी से 5-5 साल शासन करते आ रहे हैं। इस मिथक को तोड़ने के लिए खूब कोशिशें हुई। बड़े बड़े मिथक तोड़ू सुरमा मैदान में उतारे गए, मगर राजस्थान शिवधनुष की तरह टस से मस नहीं हुआ। इसका राजनीतिक मिजाज जस का तस बना रहा। अब जो दल सत्ता में होता है, मिथक तोड़ने की कोशिश करता है। जो विपक्ष में होता है, मिथक को बनाए रखने की जुगत करता है। अब चूंकि इस बार मिथक तोड़ने की कोशिश बहुत जोरदार है, लिहाजा चुनाव भी खास बन गया है। फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिथक तोड़ने के भगीरथ प्रयासों में जुटे हुए हैं। उन्होंने जमीन आसमान सब एक कर डाला है। तो भला विपक्ष में बैठी भाजपा क्यों पीछे रहे? उसने भी मिथक को टिकाए रखने के लिए अपने सबसे बड़े नेता यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान के रण में दोनों तरफ से तीर और तलवारें नहीं, तोप और मिसाइलें दागी जा रही हैं। भाषा की मर्यादा तो भूल जाइए। युद्ध के सभी नियम ताक पर रख दिए गए। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना। याद है आपको? रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पर लटका देना। मित्रों, कांग्रेस सत्ता में है तो उसकी चुनौती भी बड़ी है। उसे बड़ी तैयारी की भी जरूरत है। अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस का मुख्य चेहरा, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो अपनी सरकार कभी बरकरार नहीं रख पाए। यदि इस बार भी ऐसा ही हुआ तो समझिए राज्य की राजनीति से गहलोत की निवृत्ति तय है। यानी ये चुनाव गहलोत के राजनीतिक जीवन का निर्णायक चुनाव है। इसीलिए राजनीति के इस जादूगर ने वो सब कुछ कर डाला है जिसकी आमतौर पर
राजनीति में कल्पना तक कर पाना कठिन होता है। गहलोत ने राजस्थान में जनहितकारी योजनाओं की झड़ी लगा दी है। योजनाएं इतनी कि उंगलियों पर गिर पाना कठिन है। समाज का कोई तबका ऐसा नहीं बचा है जिसके लिए कोई न कोई योजना न हो। चुनाव को लेकर गहलोत की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार चुनावी प्रबंधन के लिए किसी पेशेवर एजेंसी की मदद ली है। जहां तक योजनाओं का सवाल है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए चिरंजीवी बीमा योजना, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, गरीबों के लिए इंदिरा रसोई और मुफ्त अन्नपूर्णा राशन पैकेट, किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण और 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, बाकी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त, वृद्धावस्था पेंशन, महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और 22 नए जिलों का गठन गहलोत सरकार की लोकप्रिय योजनाओं की चंद बानगी हैं। इसके अलावा 7 गारंटी, अलग से चुनाव का चेहरा। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि गहलोत ने राजस्थान में कोई पहली बार जनहितकारी योजनाएं नहीं शुरू की है। वे जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं ऐसी योजनाएं लाते रहे, मगर जाति और धर्म में बटी राज्य की राजनीति में योजनाएं उन्हें कभी वोट नहीं दिला सकी। गहलोत ने इस बार जाति धर्म की राजनीति के काट के खास इंतजाम किए हैं। उन्होंने योजनाएं सिर्फ शुरू भर नहीं की, उन्हें जमीन पर उतारने और प्रचार प्रसार पर भी अथक और ईमानदार परिश्रम किए। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति काजल की वो कोठरी है जहां कोई कितना भी सयाना क्यों न हो, दाग लग ही जाते हैं। दाग गहलोत के दामन पर भी लग रहे हैं, या कहें कि लगाने के प्रयास तो हो ही रहे हैं। भाजपा पेपर लीक और परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। लाल डायरी काजल की नई कोठरी बन चुकी है। वैसे तो ये सभी आरोप सिर्फ जुबानी है, मगर भाजपा इन्हीं जुबानी आरोपों में अपने लिए संजीवनी ढूंढने की कोशिश कर रही है। बाकी हिंदुत्व तो उसके हाथ का स्थायी औजार है ही। अब चूंकि राज्य में मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, कोई 9%, लिहाजा ध्रुवीकरण की गुंजाइश तो यहां बन ही जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा की 200 सीटों में कोई 35 से 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपना प्रभाव रखते हैं। इनमें से 15 सीटों पर उनका वर्चस्व है, तो बाकी पर वे हार जीत में मदद करते हैं। भाजपा इन्हीं सीटों पर ध्रुवीकरण का खुला खेल खेल रही। इस खेल में वो कितना सफल हो पाती है, इसका पता 3 दिसंबर को ही चल पाएगा। हालांकि कर्नाटक में उसे इस खेल में मात खानी पड़ी थी, मगर वो शेर है ना मिर्जा अजीम बेग का, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। तो मित्रों, भाजपा और खास तौर से मोदी की भाजपा ऐसे गिरने उठने की परवाह नहीं करती, क्योंकि बेशर्मी आज की राजनीति की सबसे बड़ी शर्त बन चुकी है। बहरहाल, तो मित्रों, धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा गुर्जर समुदाय की नाराजगी भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। दरअसल पिछले चुनाव के समय सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। गुर्जर समुदाय ने इस भरोसे में कांग्रेस को दिल खोलकर वोट कर दिया कि मुख्यमंत्री तो पायलट ही बनेंगे। परिणाम ये हुआ कि गुर्जरों के प्रभाव वाली सभी सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई और भाजपा के सभी गुर्जर उम्मीदवार चुनाव हार गए। मगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री गहलोत बन गए। पायलट को डिप्टी के पद से संतोष करना पड़ा और 2020 की बगावत में तो डिप्टी का पद भी हाथ से चला गया। उसके बाद पायलट ने बहुत कोशिश की, कांग्रेस हाईकमान ने भी कोशिश की, मगर पायलट आज तक राजस्थान सरकार के पायलट नहीं बन पाए। बाद में कांग्रेस ने अपनी सर्वोच्च नीति नियामक संस्था कार्य समिति में पायलट को शामिल कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की,
चुनाव प्रचार सामग्रियों में भी पायलट की तस्वीर को गहलोत के साथ प्रमुखता दी गई। पिछले दिनों राहुल गांधी ने जयपुर में गहलोत और पायलट को अगल बगल खड़े कर एकजुटता का आभासी संदेश दिया। इस बारे में उन्होंने मौखिक बयान भी दिया। मगर क्या इतने भर से गुर्जर समुदाय पिछली बार की तरह कांग्रेस को वोट कर देगा? संदेह। वैसे भी गुर्जर समुदाय भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है, जैसे मीणा समुदाय परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर है। राजस्थान में इन दोनों समुदायों को एक दूसरे का विरोधी बताया जाता है। यही वजह है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ वोट करते आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान की कोई 35 सीटों पर गुर्जर समुदाय अपना प्रभाव रखता है। यदि ये समुदाय एकमुश्त होकर भाजपा की तरफ मुड़ गया तो कांग्रेस की राह कठिन होना तय है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी योजनाओं पर अटूट आस्था है, होनी भी चाहिए, मगर क्या जनता की भी ऐसी ही आस्था है? सारा कुछ इसी पर निर्भर करेगा। और विपक्ष की भी तो कोई अपनी आस्था होगी। मित्रों, चुनावी राजनीति में सत्ता पक्ष की कमजोरी ही विपक्ष की असली ताकत होती है। मगर गहलोत को लगता है कि उन्होंने अपनी योजनाओं के जादू के चलते विपक्ष को लगभग शक्तिहीन कर दिया है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा ने पेपर लीक मामले में ईडी कार्रवाई के जरिए गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की। उसे उम्मीद थी कि युवा वर्ग की आस्था उसके साथ जुड़ जाएगी, मगर ईडी कार्रवाई पर युवाओं का रुख देख लगता है भाजपा सहम गई और ईडी भी वापस दिल्ली लौट गई। दरअसल टाइमिंग गड़बड़ हो गई और यही गड़बड़ी बैकफायर कर गई। कांग्रेस युवाओं को यह समझाने में सफल हो गई कि चुनाव से ठीक पहले ईडी कार्रवाई सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए की गई है। युवाओं को भी अक्सर कांग्रेस की ही भाषा बोलते सुना गया। लगता है राजस्थान का युवा वर्ग बेरोजगारी भत्ता, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और मुफ्त बस यात्रा जैसी सरकारी सुविधाओं के प्रभाव में आ चुका है। मुफ्त अन्नपूर्णा राशन पैकेट, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, मुफ्त मोबाइल फोन और मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के जरिए महिलाओं को पहले ही साधा जा चुका है। यानी युवाओं और महिलाओं का अंक गणित गहलोत के पक्ष में है, मगर बीज गणित अभी भी उलझा हुआ है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द। मित्रों, सरकार और मुख्यमंत्री भले लोकप्रिय हैं, मगर कांग्रेस के कई विधायकों के खिलाफ जनता की जबरदस्त नाराजगी है। पार्टी को इसका अंदाजा पहले से है। चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुकोलू ने इसीलिए आंतरिक सर्वे के आधार पर 50% विधायकों के टिकट काटने का सुझाव दिया था। हाईकमान ने भी हालांकि 33 टिकट काटने की स्वीकृति दे दी थी, मगर गहलोत और पायलट खेमे में खींचतान के कारण पार्टी 18 टिकट ही काट पाई। हालांकि 2018 के 81 उम्मीदवारों को इस बार टिकट नहीं दिया गया। अब लेकिन ये लोग एक अलग समस्या बन गए। कोई 20 सीटों पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को बागियों से चुनौती मिल रही है। हालांकि ये समस्या भाजपा के साथ भी कम नहीं है। वहां तो 33 सीटों पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बागियों से जूझ रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द और है, और वो है चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती, मगर आसपा और रालोपा गठबंधन कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकता है। आसपा 50 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो हनुमान बेनीवाल की रालोपा 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मित्रों, ये गठबंधन भाजपा के लिए भी सिरदर्द है। दरअसल कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के वे नेता इस गठबंधन के उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। अब वे अधिकृत उम्मीदवारों के लिए समस्या बने हुए हैं। कई सीटों पर दलित मतदाताओं का झुकाव बसपा के बदले आसपा की ओर अधिक है।
इसकी वजह है, दरअसल दलितों को ये लगता है कि रालोपा से गठबंधन के कारण आसपा उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है। उदाहरण के तौर पर दौसा सीट को लीजिए, यहां राधेश्याम मीणा आसपा के उम्मीदवार हैं। राधेश्याम कांग्रेस में थे और टिकट के दावेदार थे, मगर टिकट मौजूदा विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री मुरारी लाल मीणा को मिल गया और राधेश्याम बागी हो गए, आसपा के उम्मीदवार बन गए। भाजपा से यहां शंकर लाल शर्मा उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार मुरारी लाल से 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए। अब दौसा सीट के राजनीतिक और जातीय समीकरण को देखा जाए तो यहां मीणा समुदाय का वोट सबसे अधिक है, लगभग 60,000, और दूसरे स्थान पर दलित मतदाता हैं जो कि लगभग 50,000 है। यहां की परिपाटी ऐसी रही है कि ये दोनों समुदाय अक्सर एकजुट होकर वोट करते रहे। पिछली बार मुरारी लाल की जीत में इन दोनों समुदाय की बड़ी भूमिका थी और ये दोनों समुदाय जिसे भी एकजुट होकर वोट कर देते हैं, इस सीट पर वही विजयी होता है। इस बार मीणाओं का झुकाव राधेश्याम की ओर अधिक है। इसके दो कारण हैं, एक तो राधेश्याम स्थानीय है, दूसरे मुरारी लाल से मीणाओं का मोह भंग हो चुका है क्योंकि वे उनके कामकाज से नाखुश। अब यदि मीणाओं और दलितों ने एकजुट होकर राधेश्याम के पक्ष में वोट कर दिया तो इसमें कोई शक नहीं कि दौसा जिले की दौसा सीट पर परिणाम चौंकाने वाले होंगे। इसी तरह के हालात कई और सीटों पर है। मित्रों, कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए वे 38 सीटें भी बड़ी समस्या हैं जहां पिछली बार हार जीत का अंतर 5,000 से कम था। इनमें 9 सीटें तो ऐसी रही हैं जहां हार जीत का अंतर 1,000 मतों से भी कम था। इनमें से 4 सीटें कांग्रेस और 4 सीटें भाजपा की झोली में गई थी और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। 1,000 से कम मतों के अंतर से हार जीत वाली 9 सीटों में भीलवाड़ा जिले की आसींद, सीकर की फतेहपुर और दातारामगढ़, झुंझुनू की खेतड़ी, पाली की मारवाड़ जंक्शन, हनुमानगढ़ की पीलीबंगा, जैसलमेर की पोकरण, बाड़मेर की सिवाना और बूंदी जिले की बूंदी सीट शामिल है। बाकी 1,000 से 5,000 वोटों के अंतर से हार जीत वाली 29 सीटों में उदयपुर जिले की बल्लभनगर, अलवर की तिजारा और बहरोट, झुंझुनू की सूरजगढ़ और मंडावा, जयपुर की शाहपुरा, फुलेरा, बगरू, चौमू और चाकसू, कोटा की सांगोद, डूगरपुर की सागवाड़ा और आसपुर, बाड़मेर की पचपदरा और चौहटन, भरतपुर की नदबई, नागौर की नावा और मकराना, अजमेर की मसूदा और ब्यावर, राजसमंद की भीम, सीकर की खंडेला, झालावाड़ की खानपुर, बांसवाड़ा की घाटोल, बारां की छाबड़ा, जोधपुर की भोपालगढ़, चित्तौड़गढ़ की बेगूं, दौसा की बांदीकुई और चूरू जिले की चूरू सीट शामिल है। मित्रों, पिछले चुनाव में इन 38 सीटों में से 15 कांग्रेस और 15 भाजपा के खाते में गई थी। बाकी 8 सीटें अन्य दलों और निर्दलियों की झोली में। ऐसे में दोनों दल इस बार इन सीटों पर अपने वोट प्रतिशत बढ़ाने की जीतोड़ कोशिश में जुटे हुए हैं। कई प्रत्याशी बदल दिए गए हैं तो बड़े नेताओं के दौरे बढ़ा दिए गए। अब इसमें कोई शक नहीं कि जिसने भी इन सीटों को साध लिया, राज्य में उसकी सरकार बननी तय है। अब कांग्रेस को अपने काम के बूते रिवाज बदलने का भरोसा है तो भाजपा को मोदी और चुनावी मशीनरी के बूते राज बदलने का भरोसा। फिलहाल लोकप्रियता और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में स्वीकार्यता के मामले में गहलोत सबसे आगे है। सभी सर्वे उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता पर मुहर लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, मगर चुनाव का चेहरा तो गहलोत है ही। मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा ने भी घोषित नहीं किया है। डर है कि कहीं कोई चेहरा चुनाव को चौपट न कर दे, इसलिए मोदी ही भाजपा के एकमेव चेहरा बने हुए। अब यक्ष प्रश्न यह है कि आखिर चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, जिसे जानने की जिज्ञासा आप सभी के मन में होगी।
तो मित्रों, इसका जवाब दे पाना फिलहाल किसी के लिए भी कठिन है, हमारे लिए भी। आज की तारीख में कोई भी इस हालत में नहीं है जो ये बता सके कि राजस्थान का चुनाव परिणाम क्या कुछ आने वाला है। मगर हां, एक दावा हम जरूर कर सकते हैं, यदि जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर काम पर वोट किया तो कांग्रेस की जीत तय है। एक बात और तय है, जो भी पार्टी जीतेगी हार जीत का अंतर बहुत कम होगा, वोट के आधार पर भी और सीटों के आधार पर भी, क्योंकि लड़ाई बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब यदि कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो अशोक गहलोत रेगिस्तान में राजनीति का नया इतिहास लिखेंगे। देश और कांग्रेस में मिथक तोड़ने वाले नेता के रूप में उनका कद कई गुना ऊंचा हो जाएगा। 2024 के लिए कांग्रेस की राह भी आसान हो जाएगी और इसके ठीक उलट नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएगी। एक बार फिर साबित हो जाएगा कि मोदी मैजिक मिट चुका है। ऐसे में यदि भाजपा ही उन्हें किनारे लगा दे तो कोई आश्चर्य नहीं, जिसकी सुगबुगाहट अभी से होने लगी है। और यदि कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो क्या होगा? एक बार राजस्थान के रिवाज पर फिर से मुहर लग जाएगी। अशोक गहलोत का एक तरह से राजनीतिक अवसान हो जाएगा। लोकप्रिय योजनाएं बेमानी हो जाएगी और जनहित की राजनीति भी। अब निर्णय जनता को करना है। फैसला 25 नवंबर को लिखा जाएगा, जिसकी घोषणा 3 दिसंबर को होगी। हमें इंतजार है मित्रों, हमें इंतजार आपकी राय और सुझाव का भी रहेगा। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की सभा में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।